So I hope everyone can see the slides. मोटिवेशन एंड इमोशंस, ये हमारा न्यू टॉपिक है। इससे पहले हमने लर्निंग को कंसिडर किया, लर्निंग को कवर किया था। और लर्निंग में हमने मोस्टली 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग पे फोकस किया था। एक क्लासिकल कंडीशनिंग या क्लासिकल अप्रोच टू लर्निंग, जिसके अंदर अनकंडीशनल स्टिमुलाई, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, और फिर न्यूट्रल स्टिमुलाई रिस्पॉन्स, एंड देन वी हैड कंडीशनल स्टिमुलाई। क्यों न्यूट्रल को हम कंडीशनल बना देते हैं कि उसको हम ज्वाइन कर देते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलाई के साथ, तो एक कंडीशनल स्टिमुलाई बन जाता है और फिर उसका एक कंडीशनल रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद हमने देखा था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट टू स्टॉप एन अनडिजायरेबल बिहेवियर और रिड्यूस एन अनडिजायरेबल बिहेवियर, एंड रीइंफोर्समेंट टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिजायरेबल बिहेवियर। और रीइंफोर्समेंट में हमने ये देखा कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है जिसमें एनवायरनमेंट में कोई पॉजिटिव स्टिमुलस को ऐड कर दिया जाता है, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है जिसमें एनवायरनमेंट में से किसी नेगेटिव स्टिमुलस को रिमूव कर दिया जाता है। सो ऑब्वियसली रीइंफोर्समेंट इन इटसेल्फ इज़ अ पॉजिटिव थिंग, अगर वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी हो या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हो। और पनिशमेंट के भी डिफरेंट हमने एस्पेक्ट्स देखे। फिर हमने ये देखा कि रीइंफोर्समेंट के डिफरेंट स्केड्यूल्स होते हैं। कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट भी हो सकती है और पार्शियल रीइंफोर्समेंट भी हो सकती है। उसके भी डिफरेंट स्टेप्स हो जाते हैं कि अगर हम टाइम इंटरवल, वेरिएबल टाइम इंटरवल के साथ दें, या फिक्स टाइम इंटरवल के साथ दें, या वेरिएबल रेशियो के साथ, या फिक्स रेशियो के साथ दें, तो वो हमारे इस तरह से रीइंफोर्समेंट हो जाती है। उसके बाद कॉग्निटिव अप्रोचेस टुवर्ड्स लर्निंग, जिसमें लेटेंट लर्निंग थी, और उसके बाद हमने सोशल लर्निंग थ्योरी डिस्कस की, अल्बर्ट बंदूरा की, ठीक है, जिसे सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कहती हैं, जिसमें हमने ये देखा कि विकेरियस लर्निंग यानी ऑब्जर्वेशन, और सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी, ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो सोशल कॉग्निटिव लर्निंग में इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है। और हम साथ ये भी देखते हैं कि अगर कोई बंदा कोई चीज़ लर्न कर रहा है, चाहे उसको रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट, तो साथ साथ उससे अपने पर्सनल थॉट्स, अपनी पर्सनल लाइकनेस, डिसलाइकनेस, एबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, प्लस उसका बिलीव कि वो ये चीज़ लर्न कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ उसकी फ़िज़िकल कैपेसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कोई चीज़ लर्न कर रहा है कि नहीं लर्न कर रहा। और ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स एट द एंड एक एक्सपीरियंस के साथ साथ मैटर करती हैं, क्योंकि लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू सम एक्सपीरियंस। अब हमारा टॉपिक है अबाउट मोटिवेशन एंड इमोशंस। ऑब्वियसली ये 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो हमने काफ़ी सुन रखा है जिनके बारे में, और हमारी कॉमन लैंग्वेजेस में भी ये यूज़ होते हैं। तो लेट्स सी कि साइकोलॉजी इन 2 कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से देखती है। हमारे इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स ये हैं कि हाउ डज मोटिवेशन डायरेक्ट एंड एनर्जाइज बिहेवियर, यानी मोटिवेशन का हमारे बिहेवियर के ऊपर क्या इफेक्ट है। सेकेंडली, व्हाट बायोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स अंडरलाई हंगर, यानी हमारे कुछ बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ हमारी सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो हमारे जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स रखे हैं, जिनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, तो किस तरीके से हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स और हमारे जो सोशल फैक्टर्स हैं, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट कर रही है हमारी इस बेसिक इंस्टिंक्ट को। द हंगर इज़ वन ऑफ द इंस्टिंक्ट। हाउ आर नीड्स रिलेटिंग टू अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर मोटिवेशन एग्जिबिटेड। तो यहाँ तक मोटिवेशन का टॉपिक होगा। उसके बाद इमोशंस को बेसिकली नेक्स्ट वीक इमोशंस को डिस्कस करेंगे। सो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट आर इमोशंस एंड हाउ डू वी एक्सपीरियंस दैम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इमोशंस, व्हाट आर द एक्सप्लेनेशंस फॉर इमोशंस, हाउ डज नॉन वर्बल बिहेवियर रिलेट टू द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। और दोनों ही इमोशंस और मोटिवेशंस ये ऐसे टॉपिक हैं जो ह्यूमन की एक एनर्जी को, ह्यूमन की एक एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से हम एक बिहेवियर के लिए अपने आप को एनर्जाइज करते हैं, ठीक है। और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ एज वेल एज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क प्लेस, तो इनका वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट इनका यूज़ होता है। सो पार्ट 1 इज़ द मोटिवेशन। बहुत दफ़ा हमने, जब हम इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देख रहे होते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हैं या बहुत सारे लोगों की हम स्टोरीज सुन रहे होते हैं,
तो उसमें कुछ इस किस्म का एक एलिमेंट हमें सामने आता है कि यार लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जो इनक्रेडिबल होता है, जो आम हालात में बज़ाहिर वो मुमकिन नहीं लग रहा होता, लेकिन वो कुछ इस किस्म की उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, कुछ इस किस्म का एक्शन वो परफॉर्म कर लेते हैं, कुछ इस किस्म के स्टेप्स उठाते हैं कि वो बहुत ही इनक्रेडिबल से एक अचीवमेंट उनको मिल जाती है, गोल अचीव कर लेती है। जिस तरह अगर आप अपने इस लेक्चर के बाद इंटरनेट पे सर्च करें तो एक बंदा है जिसका नाम है आर्थर बोरमैन, मैं उसका नाम आपको शेयर कर दूंगा, जो डिसेबल हो गया था जंग के बाद। और डिसेबल होने के बाद जाहिर है उसकी टांग भी कट गई, वो बीमार हो गया, वो बिस्तर पे पड़ा रहा, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो एक्सट्रीमली ओवरवेट हो गया। ठीक है, वो घर में बहुत थोड़ा सा मूव करता था, ना उसके लाइफ में कोई एक्सरसाइज थी, और यहाँ तक हुआ कि डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये चल फिर नहीं सकता। 15 साल वो इसी तरीके से बेड पे पड़ा रहा और ऑलमोस्ट 300 पाउंड तक उसका वजन हो गया। ठीक है, और फिर उसने बिल्कुल होप छोड़ दी, उसने कहा मैं चल फिर नहीं सकता। लेकिन फिर एक योगा इंस्ट्रक्टर उसकी लाइफ में आया, उस योगा इंस्ट्रक्टर ने उसको ये उम्मीद दिलाई कि तुम्हारे अंदर अभी तक ये एबिलिटी है कि तुम चल सकते हो। हालांकि वो इस पोजीशन पे पहुंच गया था कि वो अपना बैलेंस भी कायम नहीं रख सकता था, बार बार वो गिरता, बार बार उसको उठाना पड़ता, फिर वो गिरता। लेकिन उस योगा इंस्ट्रक्टर ने उसके अंदर इतनी मोटिवेशन भर दी कि ही केप्ट ऑन ट्राइंग, और यहाँ तक एक टाइम आया कि उसने अपना वजन 300 पाउंड से 140 पाउंड तक रिड्यूस कर लिया। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर आई, क्या ये कहाँ से एनर्जी आई? दिस इज एक्चुअली मोटिवेशन। वो जो मोटिवेशनल स्ट्रेंथ थी जिसने उसको उस तरह का काम करने के ऊपर उसके अंदर एनर्जाइज किया, उसको ड्राइव किया कि जो बज़ाहिर डॉक्टर्स ने कह दिया कि इट इज नॉट पॉसिबल, दिस पर्सन कैन मूव अगेन, वो बंदा अपने कदमों पे दोबारा खड़ा हुआ। उस बंदे ने अपने वेट को रिड्यूस किया और चलने फिरने लग गया। सो ये जो पुश है और कई चीजों में पुल है, ये तमाम चीजें, दिस इज पार्ट ऑफ मोटिवेशन। कई लोगों में ज्यादा मोटिवेशन होती है किसी गोल को अचीव करने की, और कई लोगों में मोटिवेशन कम होती है। अच्छा, इसी तरह एग्जाम्पल गिवन है एक और बंदे की, आई गेस जिसका नाम एरॉन है। ठीक है, और ये बड़ी एक अमेजिंग सी चीज़ है कि किस तरीके से ये 27 साल की एज में बहुत ये एडवेंचरर किस्म का बंदा था, और काफ़ी हद तक ये जिसे कहते हैं हाइकिंग करता था और क्लाइंबिंग करता था, रॉक क्लाइंबिंग करता था, काफ़ी एडवेंचरस इसकी लाइफ थी। और ये इसी तरीके से रॉक क्लाइंबिंग करते हुए एक दफ़ा जब ये पहाड़ पे चढ़ रहा था तो इसके हाथ के ऊपर तकरीबन 400-500 किलोग्राम वजनी एक पत्थर जो है वो आके गिरा। ठीक है, और वो पूरे इस हद तक वो चूंकि अकेला था वहां पे और कोई था नहीं वहां पे, वो किसी को फोन कभी नहीं कर सकता था, आवाज भी नहीं दे सकता था। 5 दिन तक वो उस पत्थर के नीचे उसका बाजू दबा रहा और वो वहां से हिल नहीं सकता था। ठीक है, और वो बिल्कुल अकेला वहां पे, एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब उस एक नाउमीदी जैसे पैदा हो गई। लेकिन जाहिर है अपनी जान बचाने में भी एक बड़ी मोटिवेशन होती है कि हमने अपनी जान बचानी है, अल्लाह ताला ने इंस्टिंक्ट रखी हुई है। और फिर उसने क्या किया कि ऑलमोस्ट जब वो डिहाइड्रेट हो गया था, उसका हलक खुश हो गया था, उसने किसी तरीके से अपनी जेब से एक चाकू निकाला, जो वो बिल्कुल एक जैसे जेबी चाकू होता है। ठीक है, पेन नाइफ एक्चुअली उसको कहते हैं, वो डल किस्म का होता है। उसने उस चाकू से मेहनत करके, हिम्मत करके उसने अपना बाजू काट लिया। ठीक है, और वो एल्बो से नीचे नीचे जैसे इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि उसने अपना बाजू काट लिया और वहां से वो उसने अपनी जान बचाई। ठीक है, और उसको काफ़ी अवार्ड्स भी दिए गए, काफ़ी उस मशहूर भी है। अगर आप इसका नाम सर्च करोगे, एरन नाम है इसका, तो ये समझ आएगी। अब बात ये है कि क्या मोटिवेशन थी, उसने अपना बाजू काट लिया, क्या मोटिवेशन थी कि उसने अपनी हड्डियां तोड़ने पे मजबूर हो गया, यानी उसने पहले अपनी हड्डियां तोड़ी और फिर अपना बाजू काटा। तो वो कॉन्सेप्ट
मोटिवेशन का साइकोलॉजिस्ट इसको बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं कि इंसान के बिहेवियर में एकदम एनर्जी आ जाती है, वो कौन से फैक्टर होते हैं कि उसको एकदम पुश मिलती है, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं कि ओवरनाइट स्टूडेंट्स जो पूरा साल पढ़ाई नहीं करते वो एग्जाम से पहले उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो पूरा का पूरा जो एक कोर्स है वो एक रात में कवर करके उसको याद कर सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन टू मोटिवेशन. हाउ वी डिफाइन मोटिवेशन? These are the factors that direct and energize the behavior of humans and of course other organisms. Motivation has both biological, cognitive and social aspects. And the complexity of this motivation is basically psychologists have developed different approaches. 3 components बड़े important होते हैं when we are talking about motivation. One is activation. यानी वो क्या पुश होती है कि इंसान किसी एक बिहेवियर को वो डिसाइड करता है कि मैंने इस बिहेवियर को स्टार्ट करना है, मैंने इस एक्शन को परफॉर्म करना शुरू करना है. सेकंड इज द परसिस्टेंस. अगर इफ यू आर मोर मोटिवेटेड टुवर्ड्स अ सर्टेन गोल तो उसकी एक निशानी ये होगी कि आप उसको हासिल करने में परसिस्टेंट एफर्ट करेंगे, यानी एक कॉन्टिन्यूस किस्म की एफर्ट करेंगे. सो परसिस्टेंस इज बेसिकली द कॉन्टिन्यूड एफर्ट टुवर्ड अ गोल इवन दो ऑब्स्टिकल्स में एग्जिस्ट, यानी कि बीच में दरमियान में उन गोल्स को हासिल करने में रुकावटें भी आ रही हैं. आपने सुबह पेपर देना है, रात को पढ़ाई शुरू की है, लाइट चली गई है, दैट्स एन ऑब्स्टिकल. और उस लाइट चले जाने की आपने ज़ाहिर है परवाह नहीं की, उस तरीके से आपने कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया है, आपने मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा है, आपने मोबाइल की रोशनी में पढ़ा है, ये अगर यूपीएस एग्जिस्ट नहीं करता तो ये इस किस्म के जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको भी पार करने के लिए जो आप कोशिश करते हैं, दैट शोज योर मोटिवेशन. एंड थर्ड इज द इंटेंसिटी. आप कितना उसके ऊपर अपनी एनर्जीज लगा रहे हैं, अपनी कंसंट्रेशन लगा रहे हैं, अपनी जो भी आपकी बायोलॉजिकल और फिजिकल और साइकोलॉजिकल एनर्जीज हैं आप उस गोल को हासिल करने में उसको स्पेंड कर रहे हैं. दिस इज बेसिकली आल्सो वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन. सो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं मोटिवेशन को जो शो करते हैं? दैट इज एक्टिवेशन, दैट इज द स्टार्ट ऑफ अ बिहेवियर और इनिशिएटिंग अ बिहेवियर, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी. ओके, अब हम देखते हैं कि जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जैसे हमने लर्निंग की बात की तो लर्निंग में डिफरेंट अप्रोचेस थी और वो डिफरेंट तरीके से लर्निंग के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करती थी. इसी तरीके से मोटिवेशन चूँकि एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है और इसके अंदर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आ जाते हैं, इसके अंदर आपके कॉग्निटिव यानी आपकी सोच के एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं और साथ साथ इसके अंदर सोशल यानी इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी आ जाते हैं. सोशल इज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल, इसका मतलब है हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं और इन्वायरमेंट में आपके आसपास जो लोग हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनका आप पार्ट होते हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ मैनी ग्रुप्स एट अ सर्टेन टाइम. आपकी फैमिली है, दैट्स योर सोशल ग्रुप, आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके जो आप अगर कोई कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स के फेलोज हैं, इवन आपकी ऑनलाइन कम्युनिटीज जिनके आप पार्ट हैं, कई ऐसे लोग जिनसे आप कभी मिले नहीं होते, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ योर सोशल इन्वायरमेंट. तो मोटिवेशन की अंदर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं, यानी जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स रखे हुए हैं, कॉग्निटिव यानी आपकी सोच, पर्सनैलिटी और सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही हैं वो एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं और साथ साथ सोशल एस्पेक्ट भी आ जाती हैं. तो इसी वजह से बहुत सारी अप्रोचेज यूज़ होती हैं साइकोलॉजी में जो डिफाइन करती हैं कि इंसान किस हद तक मोटिवेट होता है या उस मोटिवेशन के पीछे क्या फैक्टर्स एग्जिस्ट करती हैं. तो सबसे पहले जो अप्रोच है दैट इज द इंस्टिंक्ट अप्रोच. इंस्टिंक्ट भी आपने काफ़ी दफ़ा नाम सुना होगा कि अल्लाह ताला ने इंसान के इंस्टिंक्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जब साइकोलॉजिस्ट ने ट्राई की कि जी मोटिवेशन को एक्सप्लेन किया जाए तो शुरू के जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इंस्टिंक्ट्स की तरफ तवज्जो दी. ठीक है, इंस्टिंक्ट्स आर बेसिकली द इनबॉर्न पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो बायोलॉजिकली डिटर्मिन होते हैं बजाय इसके कि हम उनको ज़्यादातर सीखें. यानी कि ये मानना है साइकोलॉजिस्ट का जो आपके इंस्टिंक्ट्स आप पैदाइश से अपने अंदर लेके आते हैं और बाद में उनको लर्न नहीं करते. अब इंस्टिंक्ट अप्रोच के हवाले से उसका अप्रोच ये है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न विद डिफरेंट बायोलॉजिकल ट्रेट्स, यानी हर
जो एक ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो चूंटी है, चाहे वो बिल्ली है, चाहे वो इंसान है, उनके डिफरेंट बायोलॉजिकल ट्रेट्स होती हैं, यानी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एंड दे हैव टेंडेंसीज इन ऑर्डर टू हेल्प देम सर्वाइव। तो जो भी बात होती है इंस्टिंक्ट्स की, उसमें सर्वाइवल का एस्पेक्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। These instincts are not learned or experienced behavior, rather they are pattern of behavior that occur naturally and are goal directed. अब जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसका एक रोने का जो अमल है, जो उसको भूख लग रही होती है, दैट इज द इंस्टिंक्ट। अच्छा, उसके मुंह में जब फीडर डाला जाए या उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए तो वो उसको सक करना शुरू कर देता है, उसके होंठ खुद ब खुद ही इस तरह मूव करना शुरू हो जाते हैं कि वो इस काबिल हो जाए कि वो मिल्क भी। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि समटाइम्स इवन जब हम उसके कोई भी चीज़ उसके मुंह में जाती है, वो पकड़ने की कोशिश करता है, वो उसको सक करता है। दैट इज़ बेसिकली द इंस्टिंक्ट, ठीक है, यानी बायोलॉजिकली ये चीज़ इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने रखी होती हैं। So when we're defining instincts, they are inborn patterns of behaviors that are biologically determined rather than learned. The inherent, or we can also define them as the inherent tendencies. Inherent का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर मौजूद होती हैं, tendencies depicted by an organism to engage in certain unlearned patterns of behavior. सो इंस्टिंक्ट्स के बारे में ये चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए कि दे आर नॉट लर्नड आफ्टर द पर्सन इज बॉर्न और आफ्टर द ऑर्गेनिज्म कम इनटू दिस वर्ल्ड। ये चीज़ें हैं जो इंसान सीख के अपने अंदर आया होता है। कुछ इंस्टिंक्ट्स की किस्में, ओके, कुछ इंस्टिंक्ट्स जैसे सांप से हमें डर लगता है तो कहते हैं जी दिस इज़ एन इंस्टिंक्ट, ठीक है। इस तरह डिनायल, रिवेंज, अपने ट्राइब के साथ जो लॉयल्टी होती है, जो ग्रीड होती है इंसान के अंदर, जो फियर्स होती हैं, ये तमाम इंस्टिंक्ट्स में शामिल हैं। ये भी कहा जाता है, जो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये भी कहते हैं कि इंस्टिंक्ट्स इवॉल्व हुए लॉन्ग टाइम अगो, जब इंसान जो है वो बिल्कुल जिसने प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग्स जो जंगलों में रहते थे, जिनके पास इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़, यानी बिल्कुल ही फैसिलिटीज़ नहीं थी, उन्होंने मुश्किल से तो आग जलाना ही सीखी शुरू के इंसानों ने, और वो हंटर्स होते थे और वो उनके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े बेसिक किस्म के टूल्स होते थे। तो उनके अंदर इंस्टिंक्ट्स डेवलप हुई अपने सर्वाइवल के लिए। उन इंस्टिंक्ट्स में ये था कि किस तरीके से अपने एक सोशल ट्राइब बना के रहें, इकट्ठे रहें, ग्रुप में रहें, ताकि वो ज़्यादा सेफ हो जाएं और एक दूसरे के साथ शेयर भी करें जो शिकार करें, ठीक है। किस तरीके से एनिमल्स जो हैं, जो ज़्यादा ख़तरनाक एनिमल्स हैं, उनसे अपने आप को बचाना है उन्होंने। ये तमाम आपकी इंस्टिंक्ट्स होती हैं, और एनिमल्स में ऑफ कोर्स इंस्टिंक्ट ज़्यादा होती हैं। ह्यूमंस के बारे में भी हम देखते हैं कि उनकी इंस्टिंक्ट्स किस हद तक कायम दायम है या लर्निंग उसमें शामिल होती है। तो जैसे मैंने बताया था, न्यू बॉर्न बेबी इज सकिंग द मिल्क, ठीक है। अ मदर इज केयरिंग फॉर हर चाइल्ड, ये भी एक माँ के अंदर अल्लाह ताला ने इंस्टिंक्ट पैदा की हुई है कि जब उसकी औलाद होती है, उसका छोटा बेबी होता है, तो वो उसकी केयर करती है, ठीक है। अच्छा, इस तरह ये अ डॉग इज शेकिंग बॉडी व्हेन वेट, या आप लोगों ने भी अक्सर नोटिस किया होगा कि अगर कोई कुत्ता जो है उसको वो गीला हो जाए तो फौरन अपनी बॉडी को शेक करता है ताकि उसके ऊपर से वो पानी उतर जाए। ये भी उसकी इंस्टिंक्ट में शामिल है, ठीक है। यू पे अटेंशन टू सर्टन स्मेल्स इन द किचन, आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की भूख लग रही है तो फौरन आपको खानों की खुशबुएं ज़्यादा तेज़ आनी शुरू हो जाएंगी। दिस इज़ आल्सो योर इंस्टिंक्ट। एंड यू हैव आल्सो सीन दैट बर्ड्स माइग्रेट टू साउथ इन विंटर्स, और बर्ड्स आर माइग्रेटिंग बिकॉज अगर एक जगह पे सीज़न चेंज हो गया है तो दूसरी जगह पे वो चले जाते हैं ताकि वहाँ पे उनको ज़रा गर्मी मिले सर्दी से बच के। जो ये उनकी इंस्टिंक्ट्स में ये चीज़ें शामिल हैं। तो बहुत हद तक जो इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है उसका कंक्लूजन ये है कि हमारी जो मोटिवेशन कोई भी काम करने की, जो हमारे अंदर एनर्जी आती है, जो हमारे अंदर एक्टिवेशन, परसिस्टेंस और इंटेंसिटी आती है कोई भी एक्शन परफॉर्म करने की या कोई भी गोल अचीव करने की, बिकॉज गोल इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन। कोई हमने गोल अचीव करना है, कोई टारगेट अचीव करना है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो हमारे अंदर परसिस्टेंस या मोटिवेशन, परसिस्टेंस, एक्टिवेशन और इंटेंसिटी आती है, उसका बहुत हद तक ताल्लुक हमारी बायोलॉजिकल या जेनेटिक्स के अंदर है।
जो इंस्टिंक्ट्स का शामिल हैं, यानी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर चीज़ें प्रोग्राम करके भेजी हुई हैं. So similar motivations occur on humans because of the similar biological programming shared by humans. जब humans के अंदर जो तमाम biological programming है, जैसे अपने बच्चे की केयर करना या जिस तरीके से लोगों को जो है वो मिलजुल के एक सोशल लाइफ गुजारना, या फिर आपके अंदर जो एक ग्रीडीनेस है, जो गुस्सा है, ये सारी चीज़ें आपके इंस्टिंक्ट में शामिल हैं. लेकिन इस थ्योरी के ऊपर एक क्रिटिसिज्म भी एग्जिस्ट करता है. वो क्रिटिसिज्म ये है कि साइंटिस्ट यानी साइकोलॉजिस्ट अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि एक्चुअल में ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स होती कितनी है. ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है. एज देयर आर सम साइंटिस्ट हु से कि जी 18 बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं. अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे 18 बेसिक इंस्टिंक्ट्स कौन से होते हैं, आपको वहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी. बट ऑन द अदर हैंड देयर आर सम psychologists who would say that there are 5759 basic instincts. तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर ये थ्योरी बहुत हद तक जो है वो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है कि साइकोलॉजिस्ट स्टिल नॉट डिटर्मिन कि इंस्टिंक्ट्स होते कैसे, कौन से किस्म के हैं. दूसरा ये कि इंस्टिंक्ट थ्योरी के ऊपर जब हम मोटिवेशन को लेके चलते हैं तो फिर हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि कई लोग जो हैं उनका बिहेवियर दूसरों से डिफरेंट क्यों होता है. जिस तरीके से डू ऑल मदर्स टेक केयर ऑफ देयर न्यू बॉर्न, वी मस्ट हैव रेड सम एग्जांपल्स कि कुछ ऐसी मदर्स होती हैं, चाहे वो कम भी हों, जो अपने न्यू बॉर्न बेबी की बिल्कुल केयर नहीं करती. इफ दे हैव द रिसोर्सेज तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो उनको सर्वेंट्स के हाथ में दे दें या गवर्नेंसेस के हाथ में दे दें और बिल्कुल अपनी उनसे बिल्कुल लाताल्लुक हो जाएं. या स्प्लिट फैमिलीज में अक्सर हमने ऐसे देखा होगा कि देयर आर सम मदर्स और फादर्स इनफैक्ट जो अपने न्यू बॉर्न की केयर ना करें. तो यहाँ पे ये होता है कि इंस्टिंक्ट से हम जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है ह्यूमन का उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते. सेकेंडली ये है कि इंस्टिंक्ट थ्योरी चूंकि कहती है कि जी बिल्ट इन प्रोग्राम्ड चीज है, तो वाई सम पीपल हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ मोटिवेशन. क्यों कुछ लोग किसी चीज को हासिल करने के लिए ज्यादा परसिस्टेंट होते हैं और कुछ लोग जो है वो कम परसिस्टेंट होते हैं. सो ड्यू टू दीज क्रिटिसिज्म ऑन कुछ समझ नहीं. सो ये क्रिटिसिज्म है अबाउट इंस्टिंक्ट बिहेवियर. लेकिन एक हद तक, काफी हद तक हम चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंस्टिंक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं और डिफरेंट इंस्टिंक्ट्स जो हैं ह्यूमन के अंदर, जैसे बदला लेने भी एक इंस्टिंक्ट में शामिल है, चीजों को डिनाई करना ये भी इंस्टिंक्ट में शामिल है. Love is also a part of our instinct. Loyalty to our group या loyalty to our tribe is also part of our instinct. तो ये तमाम चीज़ें भी काफ़ी हद तक हमारी किसी भी चीज़ की मोटिवेशन को एक्सप्लेन करती हैं. The second theory जो मोटिवेशन के बारे में और काफ़ी इसका अमल दखल है मोटिवेशन को एक्सप्लेन करने की, that is the drive reduction approach. अच्छा, अब ये ड्राइव रिडक्शन अप्रोच ये भी बहुत हद तक बायोलॉजिकल अप्रोच है, लेकिन इसके अंदर ये एक्सप्लेन किया जाता है कि हमारी मोटिवेशन किसी बायोलॉजिकल नीड को पूरी करने के लिए हम मोटिवेट होते हैं. ठीक है, अगर हमारी एक नीड नहीं पूरी हो रही, हमें उसकी जरूरत है, देन वी गेट मोटिवेटेड टू अचीव दैट और टू फुलफिल दैट नीड. सो लैक ऑफ सम बेसिक बायोलॉजिकल नीड such as lack of water if you're thirsty, it produces a drive to push an organism to satisfy that need. So ये drive reduction approach या satisfying of a need approach to motivation, ये basically एक push approach है. अगर आपकी कोई biological जरूरत इस टाइम पूरी नहीं हो रही तो आपको एक push मिलेगी इंटरनल और फिर आप उस जरूरत को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे. तो how can we define a drive? A drive यानी एक psychological drive है basically. A drive is a motivational tension or arousal that energizes behavior to fulfill a particular need. अब ये ड्राइव्स दो किस्म की होती हैं. जिस तरीके से हमने देखा था कि कुछ रिवॉर्ड्स होते हैं जो इंटरनल रिवॉर्ड्स होते हैं और एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स होते हैं, इसी तरीके से जो ड्राइव्स हैं वो भी दो किस्म की. एक तो प्राइमरी ड्राइव्स, प्राइमरी मोटिव जो बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है, उसके अंदर वी हैव हंगर, थर्स्ट, स्लीप, सेक्सुअल रिक्वायरमेंट्स, ये तमाम वो चीजें हैं जो बायोलॉजिकल नीड्स ऑफ द बॉडी या फिर एक स्पीशीज के साथ अटैच्ड होती हैं.
फिर होती हैं कुछ सेकेंडरी ड्राइव्स जो ज्यादातर ह्यूमन बीइंग्स के साथ एसोसिएट की जाती हैं। दीज आर ड्राइव्स इन विच बिहेवियर फुलफिल्स नो ऑब्वियस बायोलॉजिकल नीड, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें उसकी एक जरूरत पेश आती है, हम उसकी ख्वाहिश करते हैं, जिस तरीके से योर ग्रेड्स। अब जो अच्छे ग्रेड्स हासिल करना या अच्छे नंबर हासिल करना, दिस इज एक्चुअली नॉट अ प्राइमरी मोटिव या प्राइमरी ड्राइव, इट इज अ सेकेंडरी ड्राइव। और सेकेंडरी ड्राइव्स का बहुत हद तक ताल्लुक होता है योर प्रायर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। तो यहां पे आप देखोगे कि लर्निंग और मोटिवेशन गोज इन हैंड टू हैंड। आप चीजें सीखते हैं, आप चीजों के बारे में जानते हैं, एक्सपीरियंसेस आपके बिहेवियर को चेंज करते हैं, तो वहीं से आपकी मोटिवेशन भी पैदा होती है। सो फॉर इंस्टेंस, पीपल हैव अ स्ट्रॉन्ग नीड टू अचीव एकेडमिकली एंड प्रोफेशनली। अब ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप एकेडमिकली और प्रोफेशनली जो है वो चीज़ों को क्या कहते हैं सीखें, ठीक है, और उसमें आगे बढ़ें, ठीक है, तो ये आपकी एक सेकेंडरी नीड है और ये एक सेकेंडरी ड्राइव कहलाएगी। वी कैन से दैट देयर अचीवमेंट नीड इज रिफ्लेक्टेड इन अ सेकेंडरी ड्राइव दैट मोटिवेट्स देयर बिहेवियर, और ऑफन यू लर्न दीज ड्राइव्स बाय योर कंडीशनिंग और योर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, जिस तरह हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की थी, एंड ऑब्वियसली थ्रू ऑब्जर्विंग अदर्स। अगर आप देख रहे हैं कि आपके पेरेंट्स दे आर अ सक्सेसफुल डॉक्टर, ठीक है, तो आपके अंदर भी एक ड्राइव, एक अर्ज पैदा होगी कि आई ऑल्सो वांट टू बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर और अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। यू सी अदर पीपल हैविंग सम नेम इन सम फील्ड, इन सम स्पोर्ट्स, तो आपके अंदर भी एक ड्राइव पैदा होगी, आपके अंदर भी एक ख्वाहिश पैदा होगी, बट ऑब्वियसली दिस इज अ सेकेंडरी ड्राइव, ये प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी ड्राइव तो वो जो आपकी बायोलॉजिकल नीड्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अच्छा, फिर होता क्या है कि वी यूजली ट्राई टू सेटिस्फाई दिस प्राइमरी नीड्स, ठीक है, और हम उसको कोशिश करते हैं कि हमारी वो नीड है वो फुलफिल हो जाए। इसी से कॉन्सेप्ट आया होमोस्टैसिस का। होमोस्टैसिस बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो बॉडी है ना, अब ये इसमें बायोलॉजिकल ड्राइव की बात है। होमोस्टैसिस में आपकी बॉडी जो है वो कोशिश करती है कि वो एक स्टेडी इंटरनल स्टेट के अंदर रहे, वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक बैलेंस्ड स्टेट के अंदर रहे, ठीक है, और उसके जब भी उसको गड़बड़ फील होती है उस स्टेट में, चाहे ये कि उसको भूख लग रही है, चाहे ये कि उसको टेम्परेचर कम या ज्यादा लग रहा है, या चाहे ये कि स्लीप डिस्टर्ब लग रही है, तो बॉडी कोशिश करती है कि उसको एक बैलेंस स्टेट के अंदर लेके आए। इट इज जस्ट लाइक अ रेगुलेटर। हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने डिफरेंट रेगुलेटर्स लगाए हुए हैं। जैसे थर्मोस्टेट होता है, ठीक है, आपके एसी का थर्मोस्टेट होता है कि वो आप एक पॉइंट पे सेट कर देते हैं और उस पॉइंट को जो है वो जैसे ही गर्मी ज्यादा होनी शुरू हो जाती है तो वो एसी ऑन हो जाता है, जैसे ही ठंड ज्यादा होती है या टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है फिर एसी ऑफ हो जाता है। तो ये एक थर्मोस्टेट आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट लगे हुए हैं, और जब आपको जरूरत पड़ती है, जैसे आपके बॉडी के टेम्परेचर की बात करें कि आपका बॉडी का टेम्परेचर अगर बहुत कम हो जाता है, ठीक है, आपको ठंड बहुत लग जाती है, तो आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं और आपकी बॉडी शिवर करना शुरू हो जाती है ताकि गर्मी मिले। और इसी तरह जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो एक्सपैंड कर जाती हैं, और ऑब्वियसली आपको भी पता है कि जब गर्मी ज्यादा लगती है तो हमें स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोस्टैसिस। होमोस्टैसिस इज बेसिकली द रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी टू मेंटेन एन इंटरनल बैलेंस स्टेट। और ये होमोस्टैसिस जो है ये प्राइमरी ड्राइव्स के साथ ही एसोसिएटेड होता है, ये नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये भी मैं आपको बताऊं कि देयर आर सम सेकेंडरी ड्राइव्स जो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एट अ टाइम कि आपकी बॉडी उस पर आपको रिस्पॉन्ड करती है। और दिस इज एक्चुअली योर एक्सपीरियंस। आप अभी फील करो कि समटाइम्स यू गो इनटू दैट स्टेट ऑफ माइंड। आपका माइंड एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जब आपको आगे नजर आ रहा है कि अब मैंने स्टडी ना की या अब मैंने असाइनमेंट ना बनाई तो देयर इज अ चांस कि आई विल फेल। तो अगेन आपकी बॉडी उसमें रिस्पॉन्ड करती है, आपका जो माइंड है वो ज्यादा रिसेप्टिव हो जाता है, ठीक है, वो ज्यादा जल्दी से चीजें याद कर लेता है, उनको रिटेन कर लेता है
और वहां पे एक स्टेडी इंटरनल स्टेट को बैलेंस करने की कोशिश करता है। वंस अगेन ये जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ क्रिटिसिज्म्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो क्रिटिसिज्म इस तरह के हैं कि क्या हमेशा ही हमने कोई नीड ही फुलफिल करनी होती है, लेकिन कुछ ऐसे बिहेवियर्स भी होते हैं जिनमें नीड नहीं होती, बट इंसान उन एक्शंस को इसलिए परफॉर्म करता है कि देयर इज सम एक्साइटमेंट, देयर इज सम थ्रिल, देयर इज सम क्यूरियोसिटी, ठीक है, और वो उसकी वजह से कुछ एडवेंचरस लोग होते हैं जो इसलिए पहाड़ों पे चलते हैं, उनकी कोई नीड नहीं होती, बट उनकी एक क्यूरियोसिटी होती है, उनकी एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होती है। तो क्या वो उस एक्साइटमेंट को पूरी करने के लिए ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं करती? अब आप ये देखें कि यू आर टेम्पटेड टू चेक योर व्हाट्सएप मैसेजेस इवन इफ देयर इज नो नीड, मतलब अब जैसे क्लास नहीं होनी, आपको पता है क्लास नहीं होनी, इवन देन यू रश टू चेक योर व्हाट्सएप मैसेजेस, ठीक है, तो वहां पे अगर नीड नहीं भी है तो तब भी हम उस चीज को परफॉर्म करते हैं। तो ये एक छोटा सा क्रिटिसिज्म है, अदरवाइज इट्स अ वेरी साउंड थ्योरी, और साइंटिफिकली भी काफी प्रूवन है। अनलाइक इंस्टिंक्ट थ्योरी जो हमने पहली थ्योरी पढ़ी थी इंस्टिंक्ट्स के बारे में, उसमें साइंटिफिकली इतनी ज्यादा प्रूवन नहीं है, लेकिन दिस थ्योरी इज मच बेटर देन दैट इंस्टिंक्ट थ्योरी। तो थर्ड इज अप्रोच इज अराउजल अप्रोच, जैसे मैंने एक्साइटमेंट की बात की। अब हम ये ड्राइव रिडक्शन यानी अपनी नीड रिडक्शन से जरा अगली बात कर रहे हैं, दैट दिस इज एक्चुअली द थर्ड थ्योरी, द अराउजल अप्रोच। सो लेट्स टेक अ रिकैप। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आई नीड टू परचेज दैट पर्टिकुलर थिंग, तो वहां पे जो पैसा है वो एक जैसे कहते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड बन जाती है, बट ऑब्वियसली दैट्स अ सेकेंडरी नीड। अच्छा, अराउजल अप्रोच हम डिस्कस कर रहे थे कि जी अब नीड रिडक्शन की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात ये हो रही है कि इंसान की एक ज़रूरत है कि वो एक सर्टन लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, सर्टन लेवल ऑफ स्टिमुलेशन, सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी वो परफॉर्म करे। एक्चुअली जो अराउजल अप्रोचेज हैं इसको बेसिकली हम पुल अप्रोच भी कहते हैं, लेकिन वो हम उसको आगे जाके देखेंगे कि पुल अप्रोच क्या है। बट देर इज अनदर थिंग के बजाय इसके सिर्फ नीड पूरी करने के इंसान कुछ काम एडवेंचर के लिए भी करता है, इंसान कुछ काम अपनी एक्साइटमेंट को पूरी करने के लिए भी करता है, और इंसान कुछ काम जो है वो अपनी एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी को पूरी करने के लिए भी करता है। सो इफ द लेवल ऑफ स्टिमुलेशन एंड एक्टिविटी आर टू लो, we will try to increase them by seeking some stimulation. We will try to go somewhere for adventure. We will try to watch a movie if we are getting bored. So that's not that kind of a need, but that's our need for activity and stimulation. तो एक arousal approach कहलाती है। People vary widely in the optimal level of arousal they seek out. कुछ लोग, अच्छा अब ये भी देखो, इसके अंदर एक आपकी पर्सनैलिटी भी फिर आ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे बिल्कुल जो है ना वो टिक के बैठा नहीं जाता, उनकी जो नीड फॉर एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो उनका एक जिसे कहते हैं अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक सेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन रखी होती है, सेंस ऑफ एडवेंचर रखा होता है, वो उनको पुश करता है कि वो कोई ऐसी चीज परफॉर्म करें जिसके अंदर एक्साइटमेंट हो, वो लोगों से मिलें, वो बाहर जाए। अच्छा अब जरूरी नहीं है हमारे लिए कि हम बाहर जाके सोशल लाइफ मस्ट हो, लेकिन कई लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी है कि उनके लिए अपनी सोशल लाइफ को मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। कई लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी है कि दे कैन बी वेरी मच कंटेंटेड अगर वो घर में बैठ रहे हैं, अगर वो इतनी ज्यादा लोगों से मिल मिला नहीं रहे। सो ये एक अराउजल की नीड भी एग्जिस्ट करती है, विच इज अराउजल अप्रोच टुवर्ड्स मोटिवेशन। कुछ लोगों को जानने के लिए ऑलवेज साइकोलॉजी में क्वेश्चनेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से जो लोग हैं वो कुछ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये क्वेश्चनेयर आपके सामने है कि आर यू अ सेंसेशन सीकर, क्या आप अपनी लाइफ में क्रेव करते हैं कि कोई स्टिमुलेशन हो, कोई एक्साइटमेंट हो, कोई एडवेंचर हो। तो अगर इफ यू इज टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स ए, तो इसका मतलब है कि आप एक पीसफुल और कंटेंटेड लाइफ गुजारते हैं। इफ यू आर मोर टूवर्ड्स बी,
तो इसका मतलब है यू हैव एन एडवेंचरस पर्सनैलिटी। तो अब जिस तरह एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है, ये सर्वेज होते हैं जो लोगों को दिए जाते हैं और वो फिर इनको रिप्लाई करते हैं और फिर हम उनसे उनकी पर्सनैलिटीज का पता लगाते हैं। सो अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है, माई डेफिनेशन ऑफ अ गुड लाइफ इज टू बी एट पीस एंड कंफर्टेबल इन योर स्किन। ठीक है, कॉन्टेंटेड बैठ रहे हैं, बहुत हल्ला गुल्ला नहीं है, बहुत हलचल नहीं है, बहुत जिटरी नहीं है, बार बार कि ये काम कर लें, यहाँ चलते हैं, वो करते हैं। एंड सेकेंड इज माई डेफिनेशन ऑफ द गुड लाइफ इज टू ग्रैब एवरी एक्सपीरियंस पॉसिबल। सो इफ यू आर बी, you are more of a sensation seeker. If you are A, you are more of a contented person. When I see an unfamiliar ride at an amusement park, I get right in line. यानी ये उन लोगों की है जो sensation seeker होते हैं, adventurer होते हैं. When I see a new ride, I need to watch how it works a few times before trying it. Obviously, I am B. मैं अपने बारे में बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूँ. My ideal job would involve travel and wealth of new experience. My ideal job would be to do something I like and keep getting better at it. तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि आपका जो टीचर है वो थोड़ा बोरिंग किस्म का है, इतना एडवेंचरस नहीं है. सो आई एम अ बिग फैन ऑफ अ लेजी समर डे, अ बीच, अ बैकयार्ड एंड अ गुड बुक. सो इससे पहले के पूरे अपने बारे में बता दूं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग थिंग. अब यहाँ पे ना इंटरनल से निकल के बात एक्सटर्नल की तरफ आ गई है. बाहर की दुनिया से हमें जो पुल मिलती है, दिस इज कॉल्ड अ मोटिवेशन पुल. पहले हमने कहा था इंस्टिंक्ट, वो सारी चीजें जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी हैं वो आपको मोटिवेशन पैदा करती हैं. ठीक है, जो आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं. दूसरे नंबर पे हमने कहा कि देयर आर सर्टन ड्राइव जो आपकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप वो बेसिक प्राइमरी ड्राइव्स भी हो सकती हैं और वो सेकेंडरी ड्राइव्स भी होती हैं जिसकी वजह से आप मोटिवेट होकर कोई बिहेवियर परफॉर्म करते हो. तीसरे नंबर पे हमने कहा था कि देयर आर सर्टेन अराउजल्स. सम पीपल हैव एन अराउजल सीकिंग पर्सनैलिटी, तो वो उसकी वजह से वो कोई बिहेवियर परफॉर्म करते हैं. उनको एक्साइटमेंट चाहिए होती है, सेंसेशन चाहिए होती है, क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर. नाउ दिस बेसिकली थ्योरी इज फ्रॉम, अब वो तीनों चीजें ना इंटरनली हमने देखा बिहेवियर के, इंटरनली बिहेवियर्स किस वजह से होते हैं. अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, कि बाहर की दुनिया में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन मिलती है. इसकी एग्जांपल इस तरह है कि जैसे ऑलमोस्ट, चलो आपने खाना पीना खाया हुआ है, आपका पेट भरा हुआ है काफी हद तक, लेकिन कई लोग जिनको मीठा बहुत पसंद होता है, उनको टेबल के ऊपर एक बड़ा ही आला किस्म के गुलाब जामुन, और गर्मा गर्म गुलाब जामुन मैं चलो कह देता हूँ, उनको टेबल पे नजर आएंगे, तो उनकी एक पुल होगी, उन गुलाब जामुन की एक पुल होगी और आप मोटिवेट हो जाएंगे उसको खाने के लिए. दिस इज बेसिकली एन इंसेंटिव अप्रोच. अब इसके अंदर क्या एक रिवॉर्ड है, वो जो मजा आपको मिलेगा वो गुलाब जामुन खा के, दिस इज बेसिकली योर रिवॉर्ड. सो इफ द मोटिवेशन स्टेम्स फ्रॉम अ डिजायर टू अटेन एन एक्सटर्नल रिवॉर्ड नोन एज इंसेंटिव्स, तो ये इंसेंटिव अप्रोच है. और इंसेंटिव्स क्या होती हैं, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, यानी जो एनवायरनमेंट से हमें कोई एक क्यू मिल रहा है कि ये काम करना है, उसकी जो डिजायरेबिलिटी है, दिस इज बेसिकली योर इंसेंटिव्स. इंसेंटिव्स क्या क्या हो सकती हैं? ग्रेड इज एन इंसेंटिव, मनी इज एन इंसेंटिव, अफेक्शन इज एन इंसेंटिव, फूड इन एन इंसेंटिव. अब आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि थोड़ी देर पहले जो मैंने बात की थी सेकेंडरी मोटिव्स की, वो भी तो ऑलमोस्ट सेम चीज है, लेकिन वहां पे हमने ये क्या कहा था, हमने फोकस ये किया था, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं. वहां पे पर्सपेक्टिव ये था कि हमारी इंटरनली हमें एक नीड होती है इन चीजों को हासिल करने की. यहां पे हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि जो बाहर की चीज है उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि उसको हमें जरूरत पड़ जाती है. इट्स द सेम थिंग, वी आर टॉकिंग विद टू डिफरेंट अप्रोचेस. कि जी बाहर की पैसा हमें चाहिए, बाहर से ग्रेड्स हमें चाहिए, बाहर से हमें प्यार चाहिए, बाहर से हमें खाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, वो हमें पुल करती हैं. सो इट्स बेसिकली अ पुल अप्रोच टुवर्ड्स मोटिवेशन. इट एक्सप्लेन्स, अब वो कौन से बिहेवियर हैं जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करती है, व्हाई वी ईट इवन व्हेन वी आर नॉट हंग्री.
ठीक है, जब हमें भूख नहीं भी लगी और फिर भी हम खाना खाते हैं क्योंकि वो चीज की क्वालिटी, उसकी प्रॉपर्टी हमें अट्रैक्ट कर रही है। बोथ पुश एंड पुल वर्क साइमल्टेनियसली। अब यहां पे आपके उस कंफ्यूजन का आंसर है जो आपने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी और इंसेंटिव थ्योरी को यहां पे हमने मिला दिया कि हमारी लाइफ में एक तरफ से हमें पुश मिल रही है कि आप अपनी नीड को कम करें, अपनी नीड को फुलफिल करें, जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी थी, और दूसरी तरफ से हमें पुल मिल रही है, और ये दोनों साइमल्टेनियसली वर्क कर रही हैं, यानी इन इटसेल्फ। अब देखो, सपोज करो कि आप एक बर्गर खा रहे हो, ठीक है, आपको भूख लगी है, आपने बर्गर खाना शुरू कर दिया, आपको इसका मतलब जो भूख लगी थी दैट वाज योर पुश। ऑलमोस्ट आपने हाफ बर्गर खा लिया, आपकी भूख खत्म हो गई, लेकिन वो बर्गर है बहुत मजे का। सो नाउ यू विल शिफ्ट टुवर्ड्स द पुल, द इंसेंटिव। वो जो टेस्ट है, वो जो मजा है, वो आपको पुल करेगा। या मैं इसको एग्जाम्पल को थोड़ा सा रिवाइज करता हूं कि आपकी भूख खत्म हो गई और आपकी अपने दोस्त के साथ शर्त लगी हुई थी कि अगर तुम ये पूरा बर्गर खत्म कर लो तो तुम्हें इतना इनाम मिल जाएगा, तुम्हें 500 रुपए मिल जाएंगे। अगेन भूख खत्म हो गई, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, लेकिन 500 मिलने के चक्कर में पूरा बर्गर खा गए। दिस इज अ पुल। So our life is basically motivated by both push and pull of these incentives and motives. Drives and incentives, देखो drives and incentives, ये हमने दोनों theories को इकट्ठा शामिल कर लिया, may work together in a motivating behavior. However, अब यहां पे भी क्रिटिसिज्म आ गया थोड़ा सा कि there is certain ways कि जब हम कोई behavior perform कर रहे होते हैं, हालांकि हमारा उसमें इंसेंटिव नहीं होता, हमें कोई जिसे कहते हैं ना उसमें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता या रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद नहीं होती, फिर भी हम उस बिहेवियर को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इस चीज को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, और इसको हम फर्दर थ्योरीज के साथ बेहतर तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो पुश एंड पुल, ठीक है, पुश एंड पुल में क्या फर्क है? पुश जो हमने कहा था दिस इज बेसिकली ड्राइव, ठीक है, जिसको हमने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के साथ शामिल किया था। ड्राइव, और पुल हमने क्या कहा था? दिस इज बेसिकली एन इंसेंटिव। और ये दोनों जो हैं मोटिवेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, और आपको एक पुश भी मिल रही होती है इंटरनली और आपको पुल भी मिल रही होती है बाहर की दुनिया से। सो फोर्सिंग योर सेल्फ टू चेंज इज बेसिकली अ पुश, बीइंग ड्रॉन टुवर्ड समथिंग यू वांट इन एन एक्सटर्नल वर्ल्ड इज बेसिकली अ पुल। रिक्वायर विल पावर, आपको अपने इंटरनल एक विल पावर चाहिए, एंड दिस रिक्वायर्स अ पैशन, बिकॉज पैशन तभी चाहिए होता है व्हेन यू नीड टू अचीव समथिंग। क्रिएट स्ट्रेस इनसाइड, क्रिएट्स एक्साइटमेंट। हार्ड टू मेंटेन लॉन्ग टर्म, इजी टू मेंटेन लॉन्ग टर्म। सो थोड़ा सा ये कि पुश मुश्किल होती है इंटरनली करना जब तक इंसेंटिव ना हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था सेल्फ एफिकेसी का जब हमने मामला डिस्कस किया था कि समटाइम्स आपको इंसेंटिव नहीं भी होता, नमाज पढ़ने का इंसेंटिव नहीं भी होता, लेकिन हम उसको पढ़ने की कोशिश इसलिए करते हैं बिकॉज वी नो दैट देयर इज एन इंसेंटिव इन द आफ्टर लाइफ। ठीक है, तो जब आपकी एक पुश हो और काम सिर्फ पुश से, अगर ये देखें कि हम अपने जहन में ये बात बिठा लें कि हमारी कामयाबी, हमारी आखिरत में कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला के सूलों पे चलने में ही है, सो एक्चुअली हम पुल स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये करें, हमारे जहन में ये बात इतनी ज़्यादा ना बैठी हो कि हमें कोई इंसेंटिव मिलेगा और हम सिर्फ, हमें चूंकि पता है, हमें पता है कि हमने नमाज पढ़नी है, ये एक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो हम उसको पुश करने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए विल पावर ज्यादा चाहिए होती है। लेकिन एक दफा हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाए कि देयर इज एन इंसेंटिव, आल्दो वो इंसेंटिव अभी नहीं मिलना, वो इंसेंटिव बाद में मिलना है, बट येट देयर इज एन इंसेंटिव, और वो इंसेंटिव को हम अपने जहन में इमेजिन करें ज्यादा से ज्यादा, तो ऑब्वियसली ये भी साइंटिफिकली बात साबित है कि आपका बिहेवियर करना आसान हो जाता है। बट द ओनली प्रॉब्लम राइट नाउ इज कि
कि वो इंसेंटिव्स हमें नजर नहीं आ रहे, वो इंसेंटिव्स बाद में आने हैं। उसकी वजह से हमें इंसेंटिव ये नजर आ रहा है कि अभी अगर मैं नमाज छोड़ के एक मूवी देख लूं, या अभी मैं नमाज छोड़ के दोस्तों के साथ चला जाऊं, तो दैट इज अ इंसेंटिव दैट आई एम गेटिंग राइट नाउ। तो ये एक बड़ा इशू हो जाता है जब हम इंसेंटिव्स को रिलीजन में अपने इंसेंटिव्स को खंगालने की कोशिश करते हैं। बट ऑल दो वी नो इन थेरी कि वो इंसेंटिव्स मौजूद हैं, वो इंसेंटिव्स अल्लाह ताला ने कुरान में और हदीस में हमें अच्छे तरीकों से उनकी डिटेल्स मिल जाती हैं। बिजनेस में भी पुश एंड पुल स्ट्रेटजीज चलती हैं, ठीक है। और उसमें इकोनॉमिक्स में जो पुश एंड पुल का कॉन्सेप्ट आता है कि आप बिजनेस आप अपना अब्रॉड क्यों लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है आप उसको अब्रॉड जाके एक्सपैंड करें या अब्रॉड लेके जाएं, तो उसमें जो पुश है वो ये है कि आपकी डोमेस्टिक मार्केट जो है वो सैचुरेट हो गई है। डोमेस्टिक मार्केट में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहां पे जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, उस प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रही, कैपेसिटी बढ़ गई है, कंपेटिटर्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, मतलब प्रोडक्ट्स इतनी सारी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। रिस्क जो है वो ज्यादा है आपकी डोमेस्टिक मार्केट में। तो ये एक पुश है जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस बाहर लेके जाओ। पुल क्या हो सकता है अगर आप बिजनेस अब्रॉड करना चाहते हैं? एक तो ओवरसीज मार्केट अट्रैक्टिव है, वहां पे सेल्स बढ़ेंगी आपकी, वहां पे अगर आप प्रोडक्ट अपनी लेके जाओगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंक्रीज होगी, क्योंकि आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, आप डोमेस्टिक के लिए भी प्रोडक्शन करोगे और ओवरसीज के लिए भी प्रोडक्शन करोगे, आपकी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल इंक्रीज हो जाएगी, कंपेटिटिव एडवांटेज आपको हासिल हो जाएगा, क्योंकि आप कोई और कंपनी अभी बाहर नहीं गई होगी, आप पहले होगे जो बाहर जाओगे, एंड पर्सनली यू लाइक टू डू बिजनेस अब्रॉड। तो दिस इज हाउ द पुश एंड पुल वर्क्स इन इकोनॉमिक। तो ये मोटिवेशन की जो स्ट्रेटजीज, पुश एंड पुल स्ट्रेटजीज इन्हें हम कहते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटजीज हैं और इनकी वजह से बहुत सारे बिहेवियर्स जो हैं उनको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। पुश एंड पुल। सो हियर आई विल टेक अ ब्रेक, ठीक है, और उसके बाद फिर हम रिज्यूम करते हैं ये वाला टॉपिक थोड़ी देर में।